हमारा जो अपवाह तंत्र में हमने प्रकार बताए थे कि अपवाह कितने प्रकार के होते हैं और अपवाह तंत्र में किस किस प्रकार की प्रणालियाँ काम करती हैं। उसके अलावा हम इसमें अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है भारत में उसकी बात करेंगे। भारत में अपवाह तंत्र देखिए वैसे तो दो प्रकार का आपने देखा होगा, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। लेकिन भारत एक विशेष स्थिति और रखता है, राजस्थान का जो झुंझुनू वाला क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र वाला हिस्सा है हमारे राजस्थान का, जहाँ आंतरिक प्रवाह क्षेत्र भी हमारा इसमें इंक्लूड होगा। तो आप चाहो तो इसको विशेषीकृत करके आंतरिक अपवाह क्षेत्र या अंतर प्रवाही, इसको दूसरा नाम कहते हैं अंतर प्रवाही क्षेत्र की नदी। तो इस तरीके से हम भारत के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांट सकते हैं, हिमालय नदी तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय। सबसे पहले क्योंकि हमने हिमालय की बात करी थी, भारत के उत्तर क्षेत्र की बात करी थी, तो हम अपवाह तंत्र में भी उत्तर से ही अपना शुरू करते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र की तीन प्रमुख नदियां हैं जो कि है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए मैंने आपको नदियों के क्रम बताए थे, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, अपवावर्ती। तो इसमें जो सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो कि हिमालय के बनने से पूर्व बहती थी। और जब हिमालय का उत्थान हुआ, निर्माण हुआ, तो उन्होंने हिमालय के जो पर्वत उसको काट के अपना स्थान अपने आप ही बनाया। तो ये जैसे पहले बहती थी अपना स्थान बना के बहने लगी। तो ये तीनों नदियां किसमें आएंगी? पूर्ववर्ती नदियों में आएंगी, जिन्होंने अपना स्थान बना के किया है। जहाँ तक बात करें सिंधु नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हमारे तिब्बत क्षेत्र के कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर झील है वहां से इनका उद्गम हुआ है। अगला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट है, उसमें है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में देखिए बहुत सारी नदियां, लेकिन 5 मुख्य बड़ी नदियां हैं जिसमें है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, सिंधु तंत्र की टोटल बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी कुल क्या है लंबाई है। अब इस लंबाई की जब अगर हम चर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं कि भारत में ही गिरे और कहाँ जाके गिरेंगी, सारी की सारी अरब सागर में। देखिए मैंने सिंधु नदी का लिया, कहाँ से शुरू होता है? तिब्बत, चीन वाला क्षेत्र तिब्बत है, यहाँ कैलाश पर्वत वाला क्षेत्र, यहाँ से बोखुरचू ग्लेशियर के पास बोखुरचू एक जगह है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, यही समझते। यहाँ से उद्गम होके ये भारत में प्रवेश जो करती है, ये दमचौक नाम की एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां से भारत में प्रवेश करती है। और ये आपने देख काराकोरम और लद्दाख दर्रे मैंने आपको बताए थे, यहाँ से होती है बढ़ती जाती है उत्तर की ओर और वहां से फिर ये नीचे गिरती है, एक गार्ज बनाती है, भारत का सबसे गहरा गार्ज जिसको कहते हैं गुंजी गार्ज। 5181 मीटर इसकी गहराई है। तो भारत का सबसे गहरा गार्ज कौन सा है या भारत का ऊंचाई पर स्थित गार्ज कौन सा है? तो वो हमारा है गुंजी गार्ज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जीके का भी क्वेश्चन है ये कि कौन सा गार्ज बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस गार्ज के बाद, तो ये यहाँ से होने के बाद जम्मू कश्मीर होती है, कहाँ निकल जाती है? पाकिस्तान। ये वाला हिस्सा हमारा किसका है? पाकिस्तान वाला। ठीक है, अब इस पाकिस्तान में जब ये जाती है तो पाकिस्तान में सबसे पहले प्रवेश ये चिल्लास जगह है, वहां से चिल्लास के पास से ये पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में कवर कराची के पूर्व से होकर ये अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है जाती? अरब सागर में। अब इसकी जो कुछ 5 मुख्य सहायक नदियां, ऐसा नहीं कि 5 ही हैं, और भी हैं, मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल 5 की बात करेंगे। इसको पंचनद कहते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, सबकी बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे, देखिए जो झेलम है, रावी है या व्यास है या सतलज है। झेलम डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती, चिनाब में मिलती है। ऐसे ही रावी सीधे सिंधु में नहीं मिलती, चिनाब में मिलती है। तो एक तरीके से चिनाब की पहले सहायक हुई और चिनाब किसकी सहायक होगी? सिंधु की। और ये सब जाके चारों नदियां हैं। देखिए व्यास जो है, व्यास नदी भारत में ही बहती है और भारत में ही सतलज नदी में जाके मिल जाती है। तो इसे हम पंजाब वाले प्रांत में नहीं लेंगे, सतलज जाती है। तो 1, 2, 3, 4 नदियां हैं जो कि कहाँ जाके मिल रही हैं? पाकिस्तान में सिंधु नदी में। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम डिटेलिंग में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा जो उद्गम हुआ है तिब्बत का, बोखुरचू से हुआ है, प्रॉपर जगह इसकी है, तिब्बत के पास अपनी पड़ती है, कैलाश मानसरोवर झील के पास। यहाँ से उद्गमित होकर कहाँ से? दमचौक से प्रवेश कर रही है। 2880 किलोमीटर इसकी हाइट है। चिल्लासा होते हुए पाकिस्तान से निकलते हुए कराची के पूर्व से अरब सागर में गिर जाती है। ये तो हो गई हमारी सिंधु नदी।
अब अगर हम बात करें हमारी कि भारत में कुल कितनी लंबाई है, 1114 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं झेलम नदी की। सेकेंडरी हमारी जो आती है वो हमारी आ जाती है झेलम नदी। तो इसका उद्गम जो होता है यहाँ शेषनाग झील है, शेषनाग झील, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्गम कहाँ से है। तो पीर पंजाल, आपको मैंने श्रेणी बताई थी, पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणवर्ती भाग में, पूर्व पश्चिमी और दक्षिणवर्ती भाग में शेषनाग झील पड़ती है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये ऐसी नदी आपको ध्यान रखना है जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है कुछ समय तक। ये क्षेत्र समानांतर बहने के बाद फिर ये पाकिस्तान में जाती है, मुजफ्फराबाद से एंट्री करती है। पाकिस्तान में कहाँ से एंट्री करती है, मुजफ्फराबाद से एंट्री करती है। बाकी की उससे पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा की समानांतर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है भारत पाक सीमा की समानांतर रहती है, तो वो है हमारी झेलम नदी। और वहां से ये जाके किसमें मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। अब अगर बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है झेलम की, तो ये है 1180 किलोमीटर। आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए किसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी झेलम। अब अगर बात करें हम इसमें सिंधु नदी तंत्र में, तो मैंने कहा था 5 नदियों का तंत्र है, तो उसमें पहली तो अपनी हो गई झेलम ही होगी। ऐसा नहीं कि झेलम, रावी, व्यास, सतलज ही हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको बताऊं, इस नदी, इन 5 के अलावा भी कुछ नदियां और हैं जिनको मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। आप देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए श्योक आ जाती है, श्योक नदी। इसके अलावा गोमल नदी है, शिगार नदी है, कुर्रम है। ये आपने नाम कम सुने होंगे, लेकिन इसीलिए मैं मेंशन कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कि ये भी है, गिलगित है। ये नदियां भी हैं जो कि द्रास है, जैसे द्रास सेक्टर आपने सुना होगा। ये सारी नदियां भी इसी तंत्र की सहायक नदियां हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, श्योक, गोमल, शिगार, कुर्रम, गिलगित, काबुल भी नदी है, काबुल जिसके किनारे बसा हुआ द्रास। तो ये नदियां अगर आप पूछी जाए कि किसकी सहायक है, तो ये भी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें अपनी जो झेलम नदी है, झेलम नदी के बारे में अगर विशेष हम बात करें तो जो झेलम की, वैसे तो आपने सुना होगा चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। मैंने यहाँ आपको बोखरचू बताया है, कई जगह चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये भी इसका आंसर सही है, ठीक है। उद्गम अगर सिंधु का पूछा जाए, बोखरचू जगह के, और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो आंसर आपको प्रॉपर्ली बता दिया है। और उसके अलावा ये भी बता दें कि कहाँ पे है। भारत में अगर मैं बात करूं, सिंधु नदी 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करके चलती है, ठीक है। इस पे कई हमारे समझौता भी है। हमारा अगर बात करें, सिंधु नदी है, झेलम है, चिनाब, इन 3 नदियों पे हमारा और पाकिस्तान का एक समझौता है कि इसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। तो 80 और 20% की भागीदारी से हमारे बीच एक समझौता है। अगर बात करें कि इनमें बाईं और दाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आती मिलती हैं, तो उनकी बात भी कर लेते हैं। झेलम मैंने आपको बता दी। दूसरी हम बात कर लेते हैं चिनाब नदी। झेलम अपनी 1180 किलोमीटर है, और इसकी अगर सहायक की बात करें तो सहायक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कई बार पूछ लेते हैं कि हमें कहाँ से पता पड़े, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें जो कुछ नदियां हैं उनकी भी मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से आके मिलती हैं। तो देखिए मैंने श्योक, गिलगित है, तो गिलगित नदी यहाँ से आके मिलती है, ये है गिलगित। ध्यान रखिए ये वाली रिवर कौन सी है, गिलगित। जो मैंने आपको नाम लिखे हैं ना यहाँ पे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से आके मिल रही है। शिगार नदी यहाँ आके मिलती है। ये तो बस इस गार्ड से याद रखना कि गार्ड से कहाँ पे कौन सी नदी आके मिल रही है। तो ये अपना ये ऐसे जा रही है, ठीक है। शिगार नदी आती है तो वो हमारी यहाँ से आती है। ये तो हो गई हमारी अनुजा नदी। एक और है शिगार नदी, ये शिगार नदी। तो कुछ नदियां और हैं जो आपको पता। देखिए शिगार तो ये गिलगित, ये हनुजा नदी है। हनुजा भी कई बार हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए आपका, ठीक है।
इसके अलावा एक और हमारी है जो झेलम में आपकी सबसे बड़ी सहायक है, इसलिए मैंने बताया ये है हमारी किशनगंगा। झेलम की सबसे बड़ी सहायक जो आ जाती है वो है हमारी किशन। ध्यान रखिएगा किशनगंगा किसकी सहायक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और किशनगंगा झील और झेलम नदी के बीच में, देखिए किशनगंगा झेलम नदी के बीच में यहाँ पे ये जो है इस जगह बुलर झील है। और जब कश्मीर जो है, अगर पूछा जाए कश्मीर श्रीनगर कहाँ बसा हुआ है, तो ये भी जीके का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे बुलर झील कहाँ है, झेलम नदी और किशनगंगा नदी के मध्य में बुलर झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंची पे स्थित हमारी झील है ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी चिनाब नदी की। चिनाब देखिए, चिनाब एक नदी है। चिनाब दो नदियों से मिलकर बनी हुई नदी है, जिसको हम कहते हैं चंद्र और भागा। जब दोनों मिल जाती हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, चिनाब नदी। अगर मैं बात करूं कि चिनाब नदी का लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितनी बड़ी है, तो क्योंकि दो टुकड़ों में आके मिल रही है इसलिए बात कर रहे हैं हम इसकी। तो हम बात करते हैं चिनाब। देखिए एक तो आती है यहाँ इस इलाके से चंद्रा और नीचे से आती है बागा, हिमाचल से इधर जम्मू वाले से चंद्रा, दोनों आके जब मिलती हैं तो चिनाब कहलाती है। और चिनाब नदी भारत में बहते हुए आगे कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। और झेलम इसी में आके मिलती है, रावी इसी में आके मिलती है और सतलज इसी में आके मिलती है। चिनाब अगर बात करें तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। ध्यान रखिएगा, झेलम वगैरह नहीं है, सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रभागा इसका दूसरा नाम है चंद्रभागा, कंफ्यूज मत होइए। चंद्र और भागा दो नदियों के संयोग से मिलकर जो बनी हुई नदी है वो हमारी चंद्रभागा। उत्पत्ति की अगर बात करें तो बाड़ा लाचा दर्रा, मैंने आपको यहाँ बताया था बाड़ा लाचा दर्रा, उसके दोनों ओर आके बाड़ा लाचा दर्रे के दोनों तरफ इधर से पूर्व से उधर से आके दोनों मिलती हैं, तब ये चिनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम रावी। 725 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है रावी नदी की। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो रोहतांग दर्रा, मैंने आपको यहाँ बताया था रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से के पास रोहतांग के दर्रे वहां पे निकलता है हमारा व्यास कुंड। आपको कई बार मैंने मेंशन भी किया है व्यास कुंड के बारे में, जब मैं आपको दर्रे और पर्वत बता रही थी तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रही थी। तो रोहतांग दर्रा जो कांगड़ा, ये क्षेत्र कांगड़ा क्षेत्र कहलाता है हिमाचल का, तो वहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है रावी का, ये आपको ध्यान रखनी है। ये भी किसकी सहायक है, चिनाब की सहायक है। ठीक है, इसके अलावा व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी जो है वो भी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड है, व्यास कुंड से होता है और ये बहती हुई कहाँ, सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नीचे ही राक्षस ताल है, राक्षस ताल से इसका उद्गम होता है और शिखिका दर्रे से भारत में प्रवेश करती हुई ये निकल जाती है, व्यास इसमें आके मिलती है और ये आगे निकल के कहाँ चली जाती है, चिनाब के क्षेत्र में जाके मिल जाती है। तो वहां ये तीनों चारों नदियां मिलके मीठन कोट के पास जाके 39 किलोमीटर खाली रहती है, उसके बाद ये जाके मीठन कोट पे जाके सिंधु में मिलती है, मतलब एकल रूप में चलने के बाद ये जाके सिंधु में मर्ज होती है। अगर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, 625 किलोमीटर। व्यास की लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए, 625 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर बात करें सतलज की तो सतलज अपनी 1500 किलोमीटर है। तो सबकी लेंथ भी आपको विशेष ध्यान रखनी है कि किसका कहाँ से कैसे आपको देखना है, ये सारी चीजें। अब हम बात करें कि हमने ये सारी चीज पढ़ी, लेकिन इन नदियों पे कुछ हमारी परियोजना भी है। उन परियोजनाओं से पहले जब ये नदियां बहती हैं तो अपने संग मिट्टी बहा के लाती हैं, और जो दो नदियां मिलती हैं, जहाँ पे एक नदी यहाँ से दूसरी नदी आके मिलती है, तो यहाँ पे जो मैदान उसको कहते हैं दोआब क्षेत्र। ठीक है, और अगर इसकी स्थिति 3 हो जाए, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, एक नदी 3, तो इसको कहेंगे त्रिया। 3 नदियों के मिलन स्थल पे जो मिट्टी बनेगी वो काफी उपजाऊ होगी। तो ये स्थिति हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। देखिए यहाँ डायग्राम में बनाया, ये सिंधु नदी आ रही है अपनी कैलाश वाले क्षेत्र से, ये यहाँ से झेलम और यहाँ से चिनाब, इन तीनों के क्षेत्र में
एक मैदान बनता है जिसे कहते हैं सिंधु सागर मैदान। ये दोआब नहीं है, क्रियाव है। सिंधु, झेलम, चिनाब तीनों से मिलकर तो काफी उपजाऊ क्षेत्र, तो इसको कहते हैं सिंधु सागर मैदान, क्रियाव क्षेत्र। दूसरी बात करते हैं, चेनाब और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है, ये 2 नदियों का है, झेलम और चिनाब, तो इसको कहते हैं छाछ या चाल दोआब। चिनाब और रावी के मध्य बनता है रचना दोआब, इसका रा और चा इससे याद हो जाएगा, रचना से। झेलम है तो इसमें सिंधु आ जाती है, तो ये दुर्घटना। इसके बाद रावी और व्यास के बीच में बनता है बारी दोआब, रावी और वी ले लो यहाँ से, बारी बारी हो जाएगा। व्यास और सतलज के बीच में जो बनता है वो बनता है बिस्त दोआब। तो ये पूछा गया है कि नदियों के बीच में कौन कौन से दोआब या त्रियाब बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि दोआबी स्थिति 2 नदियों के मिलन पे, 3 नदियों के स्थान पे त्रियाब स्थिति, तो ये स्थिति भी यहाँ देखने को मिलती है। अब अगर बात करें, देखिए कुछ परियोजना, वो परियोजना भी मैं आपको यही मेंशन कर देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो हमें पता होनी चाहिए किस क्षेत्र में कौन सी परियोजनाएं कार्यरत हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सिंधु नदी तंत्र है, ये 5 नदियों के जो तंत्र में है, तो सबसे पहले हम बात करें कि किस पे कौन कौन सी परियोजना बनी हुई है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम चिनाब नदी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी चिनाब नदी है। चिनाब नदी पे हमारी जो परियोजना है वो सबसे पहली, देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ, सबसे पहली परियोजना की सलाल परियोजना, ठीक है। सलाल परियोजना ये कौन से, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, ये भी आपको ध्यान रखना है किस क्षेत्र में पड़ रही है, कई बार राज्य भी पूछ सकते हैं। सलाल के बाद जो सेकंड, ये तो ऊंचे, ये नीचे में आ जाती है थोड़ी सी, निचले स्तर पर। ये वाली है हमारी, इसको आपको बगल बिहार परियोजना ये भी कहा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर वाले इलाकों ही करनी है। और तीसरी ये वाली यहाँ जो बनी है, ये है हमारी दुलहस्ती परियोजना, ऑल्सो जम्मू कश्मीर। तो चिनाब नदी पे देखिए 3 परियोजना कार्यरत हैं, सलार परियोजना, बगलियार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, और तीनों ही कहाँ अवस्थित हैं अपनी, जम्मू और कश्मीर। क्योंकि कई बार स्टेट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जरूरी है जैसे परियोजना, बाकी परियोजना का टॉपिक हम आगे से पढ़ेंगे, सारी जो परियोजनाएं भारत की मुख्य परियोजना, वो हमारा पूरा एक चैप्टर है, लेकिन हमें पता तो होनी चाहिए कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना कार्यरत है। इसके बाद बात हम जो करते हैं हमारी इस नदी व्यास, देखिए झेलम हो गई थे ना। अब अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि हमारी व्यास पे छोटी है तो व्यास पे परियोजना नहीं है, व्यास पे भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। अगर बात करें तो सबसे पहले जो हमारी ये नदी है, ये काफी भर गया है तो मैं अलग से आपको बता देती हूँ। जा रही है, ये हमारी झेलम, ये चिनाब, झेलम। अब बात कर लेते हैं हम रावी, ठीक है। ये जो नदी है ये हमारी रावी है, जिससे आपको स्पष्ट नजर आ जाएगी इस पे कौन सी परियोजना कार्यरत है, रावी पे। तो ये पहली परियोजना जो है ये है भीम परियोजना। रावी नदी पे पहली परियोजना जो है वो है हमारी भीम परियोजना, ये हिमाचल में, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरी परियोजना की बात करें तो यहाँ पे है ये चमेला परियोजना, ठीक है। ये 2 परियोजना किस पे है हमारी, रावी नदी पे। मुख्य परियोजना ये है, एक हिमाचल प्रदेश में और ये अपनी आई हिमाचल वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगली बात करें हम व्यास, ये हमारी व्यास नदी आ रही है और यहाँ से हमारी आ रही है सतलज, ठीक। तो ये हो गई हमारी सतलज और ये वाली नदी हमारी व्यास,
व्यास का तो आपने कई परियोजना सुनी होगी, पौंग परियोजना काफी बार इसकी काफी फेमस रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें मुख्य जो परियोजना है अगर उनकी बात करें तो एक तो है हमारी पौंग परियोजना। यहाँ पौंग व्यास नदी पे आपको नदी ध्यान रखनी है, किस नदी पे कौन सी परियोजना है, तो कौन सी परियोजना है हमारी व्यास पे, पौंग परियोजना। अगर सतलज की मैं बात करूं, सतलज नदी की, तो सतलज नदी पे हमारी है यहाँ पे सतलज नदी, आपने सुना होगा नागपा झापू परियोजना, ये है हमारे हिमाचल राज्य। तो आपको क्षेत्र भी ध्यान रखना है, किस क्षेत्र में कहाँ पे है, कैसी कौन सी परियोजना है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे व्यास नदी और सतलज नदी मिलती हैं, तो यहाँ से भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहीं से निकालेंगे। भाखड़ा नागल आपने सुना होगा हरिके बैराज से, तो व्यास नदी यहाँ पे मिलती है, यहाँ से ये सतलज आके मिल जाती है, तो ये दोनों मिला के हमारी भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना, एशिया की भी कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी नदी परियोजना का निर्माण करती है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ ऐसी नाम भी हैं पूर्ववर्ती नाम, जैसे मैंने आपको कहा था चंद्रभागा है या सिंधु नदी है, इनके कुछ है ना प्राचीन नाम भी है। तो कई मैंने पेपर्स देखे हैं जिसमें प्राचीन नाम के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अपनी चिनाब नदी है, चिनाब का जो प्राचीन नाम है, तो ये आपको जीके की वजह से मैं अलग से बता रही हूँ क्योंकि हमें पुराने नाम भी पता होंगे। अश्किनी है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किए तो उसमें अश्किनी नदी। अगर आपसे पूछा जाए झेलम है, झेलम को कहते हैं वे तिस्ता नदी, तो प्राचीन नाम भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर बात करें रावी, रावी का पुराना नाम था परुषणी नदी, ठीक है। ये पुराने नाम भी आप एक बार विशेष रूप से देख लीजिएगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से क्वेश्चन उन्होंने उठा के जो रटा हुआ है पुराने समय से चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी चेंज हुए हैं, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी निकाल के दिया जा सकता है। इसके अलावा हम झेलम नदी की बात करें तो उस पर दो परियोजनाएं हैं। उरी झेलम की मैंने आपको नहीं बताई थी, झेलम एक तो उरी परियोजना है, उरी परियोजना, और तुगुल परियोजना। तो ये परियोजना आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परियोजना का जब आखिरी में अलग से चैप्टर है तो ऑब्वियसली वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए आपको ये विषय। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी के बारे में आपको मैंने कई चीजें बता चुकी हूँ कि आपको जो मैंने बोखरचू आपको बताया था। फिर अब मैं कुछ जीके के क्वेश्चन आपको यहाँ मेंशन करी क्योंकि टॉपिक तो हमारा इतना ही है इसमें जो हमें प्रभाव तंत्र में, लेकिन कुछ जीके के क्वेश्चन और हैं जो हमें पता होने चाहिए। देखिए वो भी आप यही कवर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम अलग से पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, जब कंटिन्यूसली इस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हमें याद रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से उद्गम है बोखरचू, बोखरचू किसका है, सिंधु का उद्गम, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि कई जगह इसके नाम भी अलग अलग होते हैं, हिमनद से, लेकिन तिब्बत में इसे कहते हैं इसी को, तिब्बत में सिंधी खबान। ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए जीके भी आपका कवर करी, अथवा इसको शेरमुख भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंधी खबान, शेरमुख, बोखरचू के लिए तिब्बत के नाम है, ठीक है। कहाँ से निकले, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। आपको मैंने भारत में यहाँ आपकी काराकोरम हो गई कि ये लद्दाख की, फिर जास्कर की, लद्दाख और जास्कर, ये आपको ध्यान रखना है दो चीज की, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा था क्रम से याद रखेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी।
तो वहां से इसके पास से ये यहाँ से लद्दाख और ये जास्कर, यहाँ से ये दमचुक नामक स्थान से मैंने आपको प्रवेश करते हुए बता दी थी। गार्ड्स बता दिया, सबसे गहरा गार्ड निर्माण कर दिए। और मैंने आपको कहा था पाकिस्तान में चिल्लास, इसको चिल्लड़ भी कहते हैं, चिल्लास या चिल्लड़। अगर आप चिल्लड़ भी सुने तो कभी मत कहना ऐसा नाम नहीं होगा, बिल्कुल नाम है, चिल्लड़ नाम है वहां पे इसका, ठीक है। पाकिस्तान में ये चिल्लड़ जगह है, पाकिस्तान में एक जगह है दर्दिस्तान, प्रॉपर जगह बता दे, दर्दिस्तान में एक जगह है चिल्लड़, ये चिल्लास एक ही बात है, वहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। सारी सहायक नदियां इसकी हो गई, ठीक है। आपके इसके लिए अगर मैं भारत में कहूँ सिंधु नदी की बात, तो भारत में केवल जम्मू कश्मीर का जो लेह जनपद है वो हमारे सिंधु नदी के क्षेत्र प्रवाहित, मतलब सिंधु नदी वहां से होकर प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के दाएं तट पे लेह पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ जीके के क्वेश्चन में आपसे विशेष कह रही हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको इसका बताया गार्ड्स, पूंजी गार्ड्स बनाती है, ऐसे ही झेलम नदी मैंने कहा था समानांतर चलती है, गहरे घाट यहाँ से नीचे जाती है तो गार्ड्स बनाएगी मुजफ्फराबाद के पास। यहाँ पे जब ये गिरती है नदी तो यहाँ पे इसको जो घाटी को जो ये क्षेत्र गहरा करता है तो उसे कहते हैं बांस मंगल, ये वाला क्षेत्र जो बन जाता है वो बांस मंगल क्षेत्र के नाम का निर्माण करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, बस समानांतर बहने वाली याद रखनी है। दो परियोजनाएं तुलबुल और उरी परियोजना है। चिनाब मैंने आपको बताई थी, 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चंद्र और भागा से बनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, चंद्र और भागा, कई बच्चे पूछेंगे चंद्र और भागा मिलती कहाँ है, चंद्र प्लस भागा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्र और भागा आखिर मिलती कहाँ पे है, कैसे मिलती है। बारालाचा जो दर्रा था हमारा, बारालाचा जो यहाँ दर्रा था हमारा इस जगह, तो चंद्र और भागा केलांग तांडी में मिले, तांडी एक जगह, तांडी में मिलने के बाद क्या बनती है हमारी चिनाब नदी बनती है, ठीक है। पीर पंजर श्रेणी के समानांतर रहती है कुछ दूरी तक, पीर पंजर यहाँ आई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक गहरा गार्ड बनाती है। फिर ये मैदानी क्षेत्र, अखनूर वाला जो मैदानी क्षेत्र है वो भी यहाँ जा जाता है। परियोजना मैंने आपको बताई थी इस पे, ठीक है। 3 है, सलाल, बगलियार और दुलस्ती परियोजना इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान, परियोजना में विशेष रूप से कह रही हूँ आपको ध्यान रखना